सुन देकर तू ध्यान, एक बाण से लक्ष्य कर, मत चुके चौहान। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पर घड़ियाल है, मत चुके चौहान। पृथ्वीराज, मत चूके चौहान। 1192 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का ये वाक्य मैंने अभी आपको सुनाया। खिलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का ये वाक्य मैंने आपको बताया। राजस्थान अध्ययन राजस्थान बोर्ड की बुक से हमने सीरीज शुरू की हुई है। इसमें पार्ट 3 जो है वो हम करा चुके हैं, जिसमें मेवाड़ तक का इतिहास आपको करा चुके हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। और अब हम आगे बात करेंगे राठौड़ वंश की और राठौड़ के प्रतापी राजाओं की। तो उसी में जब हम आगे पढ़ते हैं चौहान के बारे में, जब आगे पढ़ेंगे तो वहीं ये जो वाक्य है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दिस इज माय चैनल नो बुक एंड दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज परवेश तैनूरिया और वर्तमान में मैं सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में केंद्रीय सचिवालय सेवा में कार्यरत भी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए यहाँ जो है हमने पढ़ चुके थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो मेवाड़ के इतिहास के बाद हम पढ़ते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी राजाओं के बारे में। जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में के कुहिलों का शासन मेवाड़ और वांगड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान का अगर हम क्षेत्र देखते हैं कौन सा, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र, तो यहाँ पर जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में शासन किया था किसने, राठौड़ों ने। तो और यहाँ पर जो मुख्यतः भाग है वो है जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो ये जो क्षेत्र था उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र। राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में जैसे हमने पढ़ा था पहले, जो उत्पत्ति पढ़ी थी हमने राजपूतों की, उसी तरीके से अगर राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो इनकी उत्पत्ति जो है उनका विषय विवादास्पद है। मतलब क्लियर कट ये नहीं दिया हुआ कि राठौड़ों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। तो ऐसा माना जाता है कि राठौड़ जो है वो हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वउत्मान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना भी बताया गया है, और वहां पर ये लिखा हुआ है। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशीय माना। दयालदास जो थे वो एक इतिहासकार थे और इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है। नैन्सी है यहाँ पे मुहुणोत नैन्सी, जो कि जसवंत सिंह के विद्वान थे। ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया। कर्नल टॉड ने राठौड़ों की वंशवलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशीय माना है। तो ये आपको याद रखना है कि कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों को क्या माना है, सूर्यवंशी माना है। और नैन्सी ने इनको क्या बताया कन्नौज से आने वाली शाखा, और दयालदास ने बताया इन्हें सूर्यवंशी। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, दयालदास और कर्नल टॉड ने बताया सूर्यवंशी और नैन्सी ने बताया कन्नौज से आने वाली शाखा। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है एज इट इज। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंधी मत पर एक राय नहीं है, परंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। तो दक्षिण भारत में जो आपने सुना होगा पाल और इनमें संघर्ष हुआ था, तो उसी में राष्ट्रकूट भी थे, तो राष्ट्रकूटों से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ का मूल पुरुष राव सिंहा था। ये जो राव सिंहा है इनको माना जाता है राठौड़ों का इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जिनका लैंडमार्क है। तो जिसे कन्नौज के गहड़वा जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ों की स्थापना तो कर दी मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाए। तो ये जो है मूल पुरुष राठौड़ों का वो कौन माना जाता है, राव सिंहा को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ही स्थापित किया था राठौड़ों का राजवंश। अब बात करते हैं किसकी, राव चूड़ा। देखिए हमने जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था तो वहां पे भी चुंडा के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो चुंडा जो थे वो अलग थे, वो लाखा से संबंधित थे, लाखा के पुत्र थे। लेकिन ये जो है ये है राव चुंडा। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इन्होंने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों जैसे खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, ये सब जो क्षेत्र हैं ये है अजमेर, नागौर और जयपुर के पास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 में मारा गया। तो चुंडा जो था उनकी हत्या कर दी गई 1423 में, और उनकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जो है उसका निर्माण करवाया था। और चांद बावड़ी जो है वो काफी
फेमस बावड़ी है, और जो राजस्थान के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि बावड़ी का क्या इम्पोर्टेंस है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राजस्थान की जो बावड़ी है इसको हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो बावड़ी है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बावड़ी है, और बावड़ी जो होती है ये पानी स्टोरेज करने के काफ़ी काम आती थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाग था राजस्थान का। तो चलिए इसके आगे देखते हैं हम। रणमल के बारे में। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। उसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हंसाबाई जो है उसकी शादी हुई थी राणा लाखा से, जो कि पहले चुंडा से होने वाली थी। और जब हंसाबाई और लाखा की शादी हुई तो ये तय हुआ कि उनका जो पुत्र होगा वो बनेगा राजा, ना कि चुंडा बनेगा। और चुंडा जो था किसी बात से नाराज होकर मांडू चले गए थे। तो ये जो है ये वही राव रणमल है जिन्होंने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा से किया था। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अपने भांजे मोकल, जिसकी चाचा मेरा ने हत्या कर दी थी, मैंने आपको ऊपर मेवाड़ के इतिहास में बताया था कि चाचा मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी, जिसका बदला लिया था किसने? कुंभा ने, जो कि मोकल का पुत्र था। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रणमल की जो हत्या थी वो किसने की थी? भारमली ने, जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा विश्वास करता था, उसी ने उसके साथ विश्वासघात किया और रणमल की हत्या करवा दी सामंतों के साथ मिलकर। उसके बाद हम देखते हैं राव जोधा के बारे में। तो राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था, और राव जोधा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है राठौड़ों के वंश का, क्योंकि इन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को पुनर्गठित किया। तो जब रणमल को मरवा दिया गया तो राव जोधा जो थे, जो कि पुत्र थे रणमल के, उन्होंने जंगल में रहकर वापस अपनी शक्ति को पुनर्गठित किया और वो वापस मंडोर जीतने में सफल रहे, जो कि मारवाड़ की राजधानी थी। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। अब राव जोधा ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया? रायमल से कर दिया, जिससे उनमें काफी वापस संगठित होकर वो अपने राज्य को बढ़ा सके। उसने 1459 में जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने, तो ये आप ध्यान रखिए कि जोधपुर नगर किसने बसाया था और राजधानी किसने बनाया था मारवाड़ की? राव जोधा ने। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित करने के लिए चिड़िया टूक की पहाड़ी काफी इंपॉर्टेंट पहाड़ी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक किला स्थित है जिसका नाम है मेहरानगढ़। तो जोधपुर जो है वहां पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा मेहरानगढ़ का किला। तो ये जो मेहरानगढ़ का किला ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा किला है, जिसे आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेहरानगढ़ का किला, इसके बारे में आप तो जिस अभी मैंने बताया। तो मेहरानगढ़ का जो किला था, इसके बाद हम चलते हैं राव मालदेव की तरफ। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। देखिए यहाँ मेवाड़ और मारवाड़ जो है उसमें आपको कॉम्बिनेशन ध्यान रखना है कि किसने किसका साथ दिया था, मतलब कौन किसके काल में था। तो राणा सांगा जो है उनका साथ दिया था किसने? राव मालदेव ने। किसमें? खानवा के युद्ध में, जिसमें पराजित हुई थी राणा सांगा जी। यद्यपि खानवा के युद्ध में के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गागा था। राव गागा किसका पिता था? मालदेव का। उसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया था। तो जो उमादे है ये जानी जाती है इतिहास में रूठी रानी के नाम से। और ऐसी क्यों रूठी वो? उस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी। इस घटना के बाद मालदेव जो था वो उनसे नाराज हो गया था, और उसकी नाराजगी को देखते हुए उनकी पत्नी उमादे उनसे नाराज हो गई और वो चली गई रूठकर तारागढ़, और इसलिए इनको कहा जाता है रूठी रानी। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेड़ता के वीरम देव और बीकानेर के राव जैतसी
पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। तो मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर आक्रमण किया था। राव मालदेव ने जोधपुर के थे जो, और अधिकार कर लिया था बीकानेर राज्यों पर। वीरमदेव राव जैसी शेरशाह की शरण में चले गए। अब जब शेरशाह की शरण में जाएंगे तो शेरशाह उनको मदद करेगा, किसको हराने में? मालदेव को हराने में। 1539 व 1540 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर दर भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता के लिए संदेश भेजा, क्योंकि वो पता था उसको कि जो शेरशाह है वो मदद करेगा जैतसी और वीरमदेव की। तो उसने हुमायूं को सहायता के लिए संदेश भेजा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, क्योंकि उसको पता था कि हुमायूं को जब पूर्ण पराजित कर देगा शेरशाह, तो उसके बाद अगला शिकार कौन होगा? उसका स्वयं मालदेव होगा। 1543-44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। देखिए, मालदेव से जब शेरशाह युद्ध लड़ने गया था तो उसका जो सेनापति था मालदेव का, जैता और कुंपा, तो उसने ये धारणा फैला दी कि जैता और कुंपा जो है वो शेरशाह से मिल गए हैं और वो मालदेव को धोखा देंगे, बीच में उसको मार देंगे और उसको युद्ध में हरवा देंगे। तो ऐसा जब हुआ तो मालदेव जो तो सेना लेके आ रहा था पीछे से, जिससे शेरशाह हार सकता था, तो वो सेना लेकर वापस चला गया। और जैता और कुंपा ने इसको अपना समझा अपमान, और उन्होंने बोला नहीं, हम वीर हैं और वीरों के जैसे ही लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता था कि वो शेरशाह से नहीं मिले हुए हैं। और वो बहुत बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और इस वजह से शेरशाह को कहना पड़ा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो इतने वीर थे जैता और कुंपा। शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलौदी, बाड़मेर, कोटला, जालौर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 में मालदेव की हो गई मृत्यु। तो मालदेव के बाद आते हैं राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप, वैसे ही मारवाड़ में राव चंद्रसेन। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से प्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया, और दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तो उत्तराधिकारी बनाया उन्हें चंद्रसेन ने। किसको बनाया? मालदेव को बनाया, जो कि उनका तीसरा पुत्र था, उसके ऊपर वो ज्यादा विश्वास करते थे। अब जब चंद्रसेन को राजा बनाया जाएगा तो ऑब्वियस दोनों के दोनों जो बड़े भाई उन्होंने उसका विरोध किया, राम और उदय सिंह ने। और राम सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया। 1564 में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। 1570 और बात करते हैं हम नागौर दरबार की। तो नागौर के दरबार जिसको अकबर ने लगाया था, तो आपको ये डेट भी ध्यान रखनी कि 1570 में अकबर ने नागौर का दरबार लगाया था। तो इसके दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह, जो कि पहले भी जा चुके थे अकबर के पास, कि वो ज्यादा झुकाव देकर उसने नागौर को छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। उसने तय किया कि वो कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा अकबर की। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना को समाप्त कर दिया। देखिए, बीकानेर से राव चंद्रसेन कोई सहायता मांगता, उससे पहले ही अकबर ने कूटनीति का परिचय देते हुए राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। 1665 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद जब चंद्रसेन कुछ समय तो भाद्रा जून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, पर जब मुगलों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया तो वो सिवाना चले गए। और सिवाना जो दुर्ग है वो ऐसा दुर्ग है जहाँ की पहाड़ी और गढ़ जो है बहुत दुर्गम स्थिति में है। जब चंद्रसेन को पता लगा तो मुगल अधिकारियों को लगा, तो उन्होंने चाहा कि जो भी व्यक्ति है इसका समर्थन कर रहे हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। तो ऐसा करते हुए जब उन्होंने ऐसा किया तो राव चंद्रसेन ने वहां से उस जगह को भी छोड़ दिया और चले गए रामपुरा की पहाड़ियों में। धीरे धीरे मुगल सेना इतनी बड़ी भी नहीं थी कि वो सारी पहाड़ी को घेर सके, इसलिए वो उन चंद्रसेन को नहीं पकड़ पाई। अब चंद्रसेन को जरूरत थी लड़ने के लिए धन की, तो उन्होंने
जो भी अमीर लोग थे उनको लूटना खसोटना शुरू कर दिया। इस वजह से मारवाड़ के जो पैसे वाले लोग थे वो अप्रसन्न हो गए और उनसे संबंधित जो लोग थे उनमें फैली चंद्र राव चंद्रसेन की कुख्याति। और ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण ली। फिर भी मुगल सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों के संघर्ष करते रहे चंद्रसेन और 1581 जब उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा। तो इस वजह से चंद्रसेन जो है उनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन जो है मेंस के हिसाब से वो नोट कर लीजिए कि क्या महाराणा प्रताप की राव चंद्रसेन के साथ तुलना करना उचित है? क्या राव चंद्रसेन का भी उतना ही योगदान है राजस्थान की स्वतंत्रता में जितना कि महाराणा प्रताप का है? तो चलिए आगे देखते हैं। मोटा राजा उदय सिंह। तो जो उदय सिंह था जिसको शरण दी थी अकबर ने, जो कि अकबर के नागौर दरबार में भी उपस्थित हुआ था, जो बड़ा भाई था किसका? राव चंद्रसेन का। तो 1581 से 1583 मतलब 2 सालों के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन, खालसा का मतलब है जो कि सीधा केंद्र के अधीन होता है। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था, जैसे कि हमने ऊपर देखा। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधा भाई, जिसे जगत गुसाई के नाम से भी जाना जाता था, का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। खुर्रम का मतलब यहाँ पर है शाहजहां की बात कर रहे हैं। महाराजा जसवंत सिंह। तो इनके बाद जब महाराजा आए थे कालांतर में जसवंत सिंह, उनके बारे में हम देखते हैं क्योंकि वो काफ़ी फेमस थे। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में थे। मतलब जब गज सिंह जो कि पिता थे जसवंत सिंह के, इनका देहांत हुआ तो जसवंत सिंह का विवाह हो रहा था कहाँ पे? बूंदी में। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलहत, जड़ाऊ, जमघर आदि वस्तुओं से सम्मानित भी किया गया। तो 4000 का जात एवं सवार का मनसब प्रदान किया गया था जसवंत सिंह को। अब यहाँ आगे देखते हैं। जसवंत सिंह को आगरा का प्रबंधन सौंपा और साथ ही उसे 1648 में भेजा गया कंधार, जो कि अफगानिस्तान में है, उस अभियान पर। उत्तराधिकार के युद्ध में जब औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की हुई पराजय और जसवंत सिंह को लौटना पड़ा वापस जोधपुर। तो जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? यहाँ पर धर्मत के युद्ध में दिया था दारा का साथ, और धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा के बीच में। जसवंत सिंह जब जोधपुर पहुंचा तो उसकी जो रानी थी उदयपुरी रानी ने किले के चारों दरवाजों को बंद कर दिया और कहा कि या तो वीर जो होते हैं वो युद्ध से जीत कर लौटते हैं अथवा वहीं मर मिटते हैं, और राजा जो है वो पराजित होकर वापस आया था। तो उनके द्वारा जब द्वार नहीं खोले गए तो जसवंत सिंह की मां के समझाने के पश्चात उन्होंने वचन देने पर कि मैं इस हार का बदला जरूर दूंगा, दुर्ग के गेट खोले गए। पर इस कथा जो है इसकी संदेह किया जाता है इसकी सत्यता पर, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता भी दी है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हुआ और वापस दोनों में दोस्ती बनी, और बाद में उसे बनाया गया गुजरात का सूबेदार। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण में भेज दिया गया, परंतु वहां शिवाजी के विरुद्ध कोई उसे खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि शिवाजी ने नाक में दम कर रखा था औरंगजेब के। बाद में जमरूद में रहने का आदेश दिया गया उसे, और वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध है, और मोहनोत नैणसी
जो कि उनका मंत्री और प्रसिद्ध विद्वान भी है। और नैन्सी ने लिखी थी नैन्सी विख्यात मारवाड़ रा परगनारी विगत, जिसमें मारवाड़ के जो शासक हैं उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं, अभी तो जोधपुर की बात की थी, हम बात करते हैं बीकानेर का राठौड़ वंश, जो कि कहाँ से निकला हुआ है? जोधपुर का जो राजवंश था वहीं से निकला हुआ है। तो राव बीका, बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर को बसाया था और जोधपुर को राजधानी बनाया था, मारवाड़ के उनका पुत्र था राव बीका। तो राव बीका जो था वो नाराज हो गया था अपने पिता से और चला गया था बीकानेर, और वहां पर उसने कुछ गांवों को अपने कब्जे में लेकर बीकानेर की स्थापना की। और ऐसा भी कहा जाता है कि राव बीका जो है उसके ऊपर करणी माता का आशीर्वाद था, और उसी आशीर्वाद के तहत उसने कब्जा किया था किसके ऊपर? बीकानेर के ऊपर उसने बीकानेर नगर बसाया, और बाद में करणी माता की मंदिर की स्थापना भी इसी ने की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर काफी फेमस मंदिर है। तो ये मंदिर जो है, चूहे जो है यहाँ पर हैं, ये काफी फेमस है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जिसको सफेद चूहा दिखता है वो काफी लकी होता है। मैं खुद भी यहाँ पर गया हुआ और बहुत ही अच्छी और फेमस और शांत जगह है, आपको भी एक बार वहाँ जाना चाहिए। और सफेद चूहे जो यहाँ पर मिलते हैं उनको कहा जाता है काबा। तो करणी माता जो है उनके दर्शन के लिए आपको जाना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। राव लूणकरण सर, तो राव लूणकरण सर राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था, और 1526 में ढौसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। और लूणकरण सर जो है वो राव लूणकरण के नाम पर ही रखा गया। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसीरो छंद, तो राव जैतसीरो छंद किसने लिखा है? यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए, बीटू सूजा ने। और बीटू सूजा ने ही राव लूणकर्ण को कहा है कलयुग का कर्ण। तो कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा राव लूणकर्ण को। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकर्ण सर झील का निर्माता भी लूणकर्ण को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लूणकर्ण सर झील का निर्माण किसने किया था? लूणकर्ण ने। लूणकर्ण सर जगह इसने बसाई थी। और राव जैतसीरो छंद किसने लिखा है? बीटू सूजा ने लिखा है। और कलयुग का कर्ण कहा जाता है लूणकर्ण को। तो इसके बाद आता है राव जैतसी। जैतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान मतलब हुमायूं के भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा, जो हमने यहाँ देखा राव जैतसीरो छंद, उसमें इन्होंने लिखा है। इसके बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा था। आपने अभी जब ऊपर देखा था तो वहां मालदेव ने राव जैतसी को हराया था। तो राव जैतसी था वो चला गया था शेरशाह के पास, और मालदेव जो था उसने मदद करने की ठानी थी हुमायूं की। मगर सहायता आने से पूर्व 1541 ईस्वी में साहेबा या पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जैतसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। तो पाहेबा का युद्ध जो है काफी फेमस युद्ध है। आपको याद रखना है कि पाहेबा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था राव जैतसी बीकानेर के और मालदेव के बीच में, और डेट भी आपको याद रखनी है 1541। राव कल्याणमल ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। तो यहाँ पर राणा सांगा की ओर से किसने भाग लिया था? कल्याणमल ने भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेर शाह की ओर से भाग लिया था। तो राव कल्याण जो था वो विरुद्ध था किसके? मालदेव के। इसने भटनेर के किला, भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है? ये किला स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। तो राव कल्याणमल जो था पहला ऐसा राठौड़ शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन बनता है, तो राव कल्याणमल ने मुगल की अधीनता स्वीकार की, पहला राठौड़ शासक। और दूसरा बनता है नागौर दरबार में क्या राव कल्याणमल भी गया था? तो बिल्कुल गया था। 2-3 ऑप्शन देके आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन गया था। गिरी सुमेल के युद्ध में किसके साथ में था राव कल्याणमल? तो ये था शेरशाह के साथ में। और
राणा सांगा की मदद किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है, राव कल्याणमल ने। अब यहाँ पर बेली किशन रुक्मणी की जो बुक है वो लिखी थी किसने? पृथ्वीराज ने, जो कि पुत्र था किसका? कल्याणमल का। तो ये आपको याद रखना है। राव राय सिंह यह 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ। इसने अकबर के गुजरात अभियान में, कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई थी। अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। तो कौन सा राजा महाराजाधिराज के साथ बीकानेर का शासक बना? तो आपका आंसर होगा राव राय सिंह। राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? ये निर्माण कराया था राय सिंह ने। तो राव राय सिंह जो है उसने जूनागढ़ का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि जो जूनागढ़ है वो कैसा दिखाई देता है। तो ये थी जूनागढ़ की फोटो। तो चलिए वापस आगे चलते हैं हम इसी टॉपिक को आगे लेते हुए। इसके बाद जो है वो आता है आपके लिए राव कर्ण सिंह। तो देखिए ऊपर लूणकर्ण था और ये है कर्ण सिंह, दोनों में डिफरेंशिएट आप कर लीजिए। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका और नागौर के शासक अमर सिंह में आपस में युद्ध हुआ, जो कि मतीरे की राड़ के नाम से भी जाना जाता है। दोनों की सीमा पर एक बेल लगी हुई थी मतीरे की, तो वो बेल जो है वो दूसरे के में चली गई। जब उनमें आपस में विवाद हुआ मेवाड़ में और मारवाड़ के जो किसान थे उनमें, तो वो विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि महाराजा तक पहुंच गया और वहां उन दोनों में भी आपस में युद्ध की संभावनाएं बन गई। तो मुगल उत्तराधिकार युद्ध के एक समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर उसने अपने पुत्र पद्म सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा और औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक्ल सप्तमी में कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया। तो जांगलधर बादशाह किसके कहा गया है? राव कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रु और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। तो आपको ये किताबें किसने लिखी हैं ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए, राव राय सिंह जो है उनको राजपुताने का कर्ण की संज्ञा भी दी जाती है। तो चलिए अब देखते हैं शाकंभरी का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के लिए विषय में भी काफी विवाद हैं। वंशावली और ख्यातों में इनको अग्निवंशीय माना है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के विचार से ये सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे और अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। कई विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था 4 प्रतिहार, परिहार, चालुक्य और चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, तो उसी के जो सिद्धांत है वो हमें याद रखने हैं। बिजूलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान को माना जाता है और वासुदेव चौहान को आदि पुरुष माना जाता है चौहानों का, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु बुबक प्रथम ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को कराया मुक्त और स्थापना की चौहानों के राज। इसी का वंशज सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ था। वाकपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर, तो कहने का मतलब ये है कि चौहान जो थे वो क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। उन्होंने अपनी शक्तियां बढ़ाकर अधिकार कर लिया सांभर के ऊपर। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था। 1983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट्ट की उपाधि मतलब शत्रु संहारक की उपाधि किसको दी गई है? गोविंद थर्ड को दी गई है। थर्ड, सेकंड और 2 ये भी आप याद रखिए कि कई बार वो ऑप्शन में देता है गोविंद 1, 2, 3। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से भी
रोका था। तो वास्तविक जो संस्थापक है उससे बात करते हैं। अजयराज। अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 ईस्वी में इसने अजय मेरू मतलब अजमेर नामक नगर बसाया। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? अजयराज। तथा चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए जो अजय प्रिय द्रंभ कहलाए। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित मिलता है। अजयराज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक भी था और उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों को सम्मान की दृष्टि से देखा। नए नगर और जैन धर्मावलंबियों के लिए मंदिर बनाने के लिए भी उन्होंने अनुमति दी और साथ में उन्हें मदद भी दी थी। इनके बाद आते हैं अनुराज। अनुराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासकों को परास्त किया मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से पराजित हो गया। इसने अजमेर में आना सागर झील, तो आना सागर झील किसने बनाई थी? अनुराज ने। और पुष्कर में इन्होंने किया था वराह मंदिर का निर्माण भी। तो वराह मंदिर का जो है इन्होंने जो निर्माण किया वो काफी फेमस मंदिर माना जाता है अजमेर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं आना सागर झील, और आना सागर झील के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ वराह मंदिर का डायग्राम। तो ये जो वराह मंदिर है ये काफी फेमस मंदिर है अजमेर में और काफी फेमस जगह भी मानी जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था। तो ये आप याद रखिए, दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। तो चौहान और चतुर्थ आप याद रख सकते हैं। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। तो कवि बांधव की उपाधि किसको मिली थी? विग्रहराज चतुर्थ को। और किसने दी थी? जयानक भट्ट ने। ये दोनों बात आप ध्यान रखिए। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। तो विग्रहराज जो था ये काफी विद्वान और साहित्यकार भी था। इन्होंने एक नाटक लिखा हरिकेली, और इस नाटक को इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला स्थापित करवाई थी अजमेर में। उसके ऊपर एक शिलालेख बनाया और उस पर इस नाटक को लिखा। पर कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वा कर वहां पर बनवा दिया 2.5 दिन का झोंपड़ा। और विग्रहराज जो है उन्होंने बीसलपुर नामक जो जगह है उसकी भी स्थापना की थी। तो यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि कैसा है 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो ये देख सकते हैं आप 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में। इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ जो है इसने बनाई थी बीसलपुर झील, और बीसलपुर नामक जो जगह आज वहां पर बीसलपुर बांध है जहां से पूरे जयपुर और अजमेर के आसपास के क्षेत्र को पीने के पानी की सप्लाई होती है। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है क्योंकि एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ एक विजेता साहित्यक का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला व्यक्ति भी था। तो विग्रह राज जो था वो कवि बांधव के नाम से भी था, और कालांतर में जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद राजा बनते हैं पृथ्वीराज तृतीय। ये बात है 1170 से लेके 1192 की, जो कि मैंने आपको पहले जो वीडियो दिखाई थी उसमें भी 1192 इनका अंत था। तो शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में शासक बने, और 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडा को परास्त कर इसी वर्ष इन्होंने महोबा के चंदेल शासकों को भी पराजित किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर अल्लाउदल जो है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज जो कि यूपी में के गढ़वाल शासक जयचंद को परास्त किया एवं स्वयंवर में उसकी बेटी संयोगिता के साथ विवाह किया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ तो गौरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 के तराइन के युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। लेकिन पहले मैंने जो आपको क्लिपिंग दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो है उनके बीच में युद्ध होता है, और उस युद्ध में चंद्रबरदाई जो है वो गाइड करते हैं जब उनको बंदी बना लिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को कि कहां पर मोहम्मद गौरी बैठा हुआ है, और वो एक शब्द भेदी बाण चलाते हैं और मोहम्मद गौरी को मार देते हैं। पर वो साहित्यिक दृष्टि से है, वास्तविकता नहीं है। वास्तव में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें से पहला युद्ध तराइन का युद्ध था जिसमें
पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था जिसमें पराजित हुए थे पृथ्वीराज चौहान और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्यानुरागी एवं गुणीजनों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। पृथ्वीराज विजय का रचयिता जयानक, ये पृथ्वीराज रासो तो लिखी है चंद्रवर्धन और पृथ्वीराज विजय लिखी है किसने, जयानक ने। ये आप ध्यान रखिए, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो पृथ्वीराज रासो का लेखक है चंद्रवर्धन, उसके दरबार की शोभा भी बढ़ाते थे। और संयोगिता के स्वयंवर की एक कथा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कन्नौज के शासक जयचंद ने राजसु यज्ञ किया तथा अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी थी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे को मन से चाहते थे, अतः संयोगिता ने वरमाला पहना दी उस मूर्ति को। अब उस द्वारपाल के रूप में जब उन्हें प्रेमी की मूर्ति नजर आई तो उन्होंने माला जब उसके गले में डाल दी, तो पृथ्वीराज तक जब ये बात पहुंची तो वे संयोगिता को अपने साथ ले गए और उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया। इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच की शत्रुता काफी बढ़ गई थी। और अब इसकी ऐतिहासिकता हम देखें कि ये जो कथा हमने देखी है उसकी क्या ऐतिहासिकता है। तो इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। गौरी शंकर ओझा कहते हैं इसे कल्पोल कल्पना मानते हैं और बोलते हैं कि प्रबंध कोश, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना है। समकालीन फारसी तवारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हम्मीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं। देखिए, साहित्य जो है वो लिखा जाता था उनके द्वारा जो कि रहते थे राजाओं की शरण में, इसलिए जब वो साहित्य लिखते थे तो वो उसमें काफी हद तक कुछ ऐसी बातें भी लिखते थे जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण हुआ करती थी। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया, किसने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो वो बोलते हैं कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक घटना थी, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, पर वे भी अंदाजा लगाते हैं, इसके संबंध में इतने प्रमाण नहीं दे पाते। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शक करना उचित प्रतीत नहीं होता। ये कहना है वैद और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का। तो ये जो थी हमने बात की है आज चौहान वंश की, और अब हम बात करेंगे चौहान वंश की ही, लेकिन कहाँ के, रणथंभौर की। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और कल वापस नए टॉपिक के साथ, इसमें रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में हम पढ़ेंगे और जालोर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, शुरू करेंगे अगला टॉपिक। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।